मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर देहात के कौन सी जगह से? माती चौराहा। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर पेरियार ललन सिंह की जयंती मनाई जा रही है। अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए कि पूरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, क्या हमेशा करते हैं? मेरा नाम सुदामा प्रसाद अकेला है। मैं ऑल इंडिया कुर्मी समाज का प्रेसिडेंट हूँ और धनीराव पंथर के आह्वान पर यहाँ आया। क्यों, किस लिए आए? यहाँ इसलिए आए हैं कि पेरियार ललन सिंह जो हैं वो उत्तर भारत के पेरियार हैं और दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी नायकर थे। पेरियार का मतलब होता है योद्धा। ललन सिंह यादव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने समाज में ऐसी क्रांति पैदा की कि उनको समाज ने नकारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके, जमीन जायदाद बेच करके, प्रेस लगा करके, अशोक प्रेस लगाया था झिंझक में आकर के, और अपने विचारों को फैलाया। 95% लोगों को एक करने के बाद। अंग्रेजों के पीरियड में कुछ सेना में नौकरी भी करते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, अंग्रेजों के पीरियड में ललन सिंह यादव जो हैं वो नौकरी करते थे। जब वो नौकरी करते थे तो ये सिपाही थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सिपाही का दर्द। आज तक किसी ने ये पुस्तक नहीं लिखी है। ललन देश की आजादी के विषय में भी काफी कुछ किया। हाँ, देश की आजादी के लिए लड़े वो तो क्रांतिकारी थे ही, इसीलिए उनका नाम ये पड़ा था। आज जो उनकी जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में आपको हम बता दें कि ये जयंती जो है भारत के 85 सैकड़ा बहुजनों को एक करने की बात है। 85 सैकड़ा लोगों को एक करने की बात हो रही है। अभी तक ये 85 सैकड़ा जो समाज था ये टुकड़ों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, धर्मों में बटा था, वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोगों में जागरूकता आई है और पेरियार ललन सिंह का जो सपना है वो साकार होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में पेरियार ललन सिंह यादव जी कानपुर देहात के रहने वाले थे और ग्वालियर नरेश की सेना में शायद कार्यरत थे। उसी पीरियड के उनका जो अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव था, उसके कारण उन्होंने उसका विद्रोह भी किया था, अपनी आवाज़ उठाई थी और इसी कारण अंग्रेजों ने उठा करके उनको जेल में डाल दिया था। देश की आज़ादी के बाद भी काफ़ी वर्षों तक वो जेल में रहे। क्या यही पेरियार ललन सिंह यादव जी हैं? हाँ हाँ हाँ, यही पेरियार ललन सिंह यादव जो कठारा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम गज्जू सिंह था और माता का नाम मूला देवी था। गज्जू सिंह की कहानी आपको बताएं। गज्जू सिंह जो थे वहां के जमींदार थे, लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य गांव था, तो ब्राह्मणों ने वहां एक व्यवस्था दी थी कि कोई भी दलित समाज की महिला या शूद्र समाज की महिला यहाँ बच्चा पैदा नहीं करेगी। गांव में ये प्रतिबंध लगा रखा था, तो कोई भी बच्चा वहां नहीं पैदा होता। जब प्रसव पीड़ा होती थी उसको वहां से हटा दिया जाता, गांव से मायके चली जाए, कहीं चली जाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक बेटी को प्रसव पीड़ा रात में होने लगी। अब रात में प्रसव पीड़ा हो रही तो वहां तो जन्म होगा बच्चे का, तो वो बेचारा, उसका जो बाप है, बेटी थी मायके आई थी, वो दौड़ करके गज्जू सिंह के पास गया। दरवाजा खटखटाया, गज्जू सिंह ने पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं हूं। तो उन्होंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा ये बात है। गज्जू सिंह निकले, उन्होंने रखा कुल्हाड़ा कंधे पे और चल दिए। और जमींदार थे तो 10-5 लोग और चल दिए, आ करके उस दलित के दरवाजे आ गए। इधर जो है जब ये पता चला कि यहाँ बच्चा पैदा होने वाला, तो ब्राह्मण भी आ गए। लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कि गज्जू दादा और कुल्हाड़ा लिए खड़े हैं, तो फिर वो दब गए। दबने के बाद वहां बच्चा पैदा हुआ और वो व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो गई गज्जू सिंह के द्वारा, जो ललन सिंह यादव के पिताजी थे। क्या प्रेरणा मिलती है पेरियार ललन सिंह जी से? प्रेरणा ये मिलती है कि ललन सिंह ने इस समाज को एक करने के लिए, कौन सा समाज को? 80 सैकड़ा बहुजन समाज को एक करने के लिए किताबें लिखी। अंधविश्वास पाखंड पे उन्होंने हमला किया और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, उसको समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया। देश की आजादी के बाद भी ललन सिंह जी के ऊपर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए मुकदमा भी तो चला। हाँ हाँ, दरअसल जिस समय ललन सिंह यादव सेवानिवृत्त हुए हैं, उसी समय एक महापुरुष यहाँ पैदा हुआ, रामस्वरूप वर्मा,
जो 6 बार विधायक रहे और 1 बार उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे और लाभ का बजट पेश किया। और वो ऐसे थे रामस्वरूप वर्मा की जब मरे तो उनके पास केवल 2 धोती और 2 कुर्ते निकले, कोई संपत्ति नहीं, आज भी नहीं। ऐसे ईमानदार वर्मा जी के साथ ललन सिंह यादव लग गए और उन्होंने समाज को बदलने का बेड़ा उठाया। उस समय के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल 2 जोड़ी धोती में ही अपनी जिंदगी गुजार दी, और आज का मुखिया क्या कर रहा है, दिन में 4 बार कपड़े बदल। नहीं नहीं, देखो गांधी की तुलना अगर मुखिया से की जाए तो ये मुखिया जो है देश चलाने के लिए नहीं है, ये केवल देश को समाप्त करने पे उतारू हैं। और ये हमको हिंदू हिंदू कह करके बहुजन को बिखर करते हैं और बिखरा करके ये शासन करते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है ललन सिंह यादव की जयंती पर कि हमारा मूल निवासी जो बहुजन 85 सैकड़ा है वो एक हो रहा है, जाग रहा है। और अगर ये कहीं यादव, कुर्मी और पाल और ये समाज जो जाग गया तो फिर दलित उनके साथ लग जाएगा, मुस्लिम पहले ही से लगा हुआ है, तो ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा कुछ। दिन भर फैशन करने वाले को जिता कर तो आप लोग लाए नहीं, दिन भर फैशन करने वाले उद्देश्य से क्या लेना देना, 4 बार कपड़े बदल पाओ। हाँ हाँ, महान काम कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, संवैधानिक चला ही नहीं रहा है। वैसे मैं कहूं ये कि वो जो व्यक्ति है वो अपने में कुछ नहीं है, देश को इस समय जो चला रहा है वो आरएसएस चला रहा है। आरएसएस के इशारे पर ही सब काम करते हैं। आरएसएस के गुप्त एजेंडे कुछ मेरे पास हैं, लाया नहीं हूं मैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको छपवा करके और समाज में बंटवाऊंगा। ऐसे गुप्त एजेंडे हैं कि देश ही समाप्त हो जाएगा। एक चपरासी की नौकरी भी होगी तो वह पूरा मार्कशीट मांगी जाती है। इतने बड़े प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया, उसका कोई हाई स्कूल का या कोई रिकॉर्ड ही नहीं। नहीं नहीं, रिकॉर्ड कैसे मिले भाई, चारों स्तंभों पर उसका कब्जा इस समय है, सारे आप लोग देख रहे थे और हम लोग देख रहे हैं। कौन दोषी है? यही दोषी हम लोग हैं। हम लोग अगर 85 सैकड़ा एक होकर हल्ला बोल दें तो अभी सब कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ तो पहले उन्होंने मुसलमान को टारगेट किया तो हिंदू बन के घूमते रहे, इसके बाद उन्होंने यादवों को किया टारगेट, तब हम यादव बन के घूमते रहे, अब उन्होंने कुर्मियों पे किया, तो वो तो बारी बारी से सबको कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समाज में बटे हुए हैं। इसलिए आज यहाँ कुर्मी को कम से कम 2000 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5% कुर्मी होगा। तो ये जो पिछड़ा समाज है ये दिमाग से पिछड़ा है, और जो इन्होंने पीडीए बनाया हम इसका उल्टा करना चाहते हैं। दिमाग से पिछड़ा कैसे? बाबा साहब ने पढ़ना लिखना सिखा दिया, शिक्षा होने का अधिकार दे दिया। नहीं, शिक्षा का अधिकार तो उन्होंने दिलाया, लेकिन हम शिक्षित हुए, साक्षर बने हैं। जो सामान्य शिक्षा होनी चाहिए थी, जो हमें पाखंड, अंधविश्वास, बहुदेव और ब्राह्मण, जो तमाम प्रकार के जो देवता, ईश्वर, भगवान ये हैं, तमाम प्रकार के संस्कार दे दिए। महिलाएं उसी में उलझी रहती हैं, तमाम प्रकार की कथा, भागवत, पूजा पाठ सब चलता रहा, हमारा समाज उसमें उलझा हुआ है। और उनका समाज जो है कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था करता रहता है। कारण ये है, उनकी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता कह रहा है वो तो अब विदेशों में अय्याशी करने जाता है। बीजेपी की पार्टी का एक बड़ा नेता कह रहा है कि मुखिया जो आपका विदेशों में अय्याशी करने जाता है। नहीं, वो झूठ है सब। उनकी पार्टी कोई नहीं है, संगठित एक अपराधियों का सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो। नहीं, वो बन गई है, लेकिन वो गिरोह है, एक पूरा नीचे से ऊपर तक गिरोह है। पढ़े लिखे लोगों का, हाँ, पढ़े लिखे लोगों का गिरोह है। और और उसमें तो हमारे भी पिछड़ी जात के, दलित समाज के तमाम सांसद विधायक हैं, वो आचरण चाट रहे हैं। वही कल अलग हो जाए तो सरकार अपने आप दम हो जाए। सांसद भी 46% अपराधी हो गए। अरे ज्यादा है 46% से, कोई ऐसा है ही नहीं वहां जो अपराधी न हो। वो तो एक ऐसा मतलब गिरोह है कि आप 2-4 मर्डर करें, 2-4 बलात्कार करें, और वहां खुला दरवाजा, आप जा करके वैकेंसी है आपको वहां जगह। आपने तो मान लिया कि आपसे गलती हुई, कि आप लोगों से गलती हुई, ऐसे आदमी को लेकर? देखिए गलतियां, अपना परिचय। मेरा नाम अवसान सिंह यादव, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। गलतियां कहीं न कहीं बहुजन समाज से हुई हैं, और उन गलतियों का जो मुख्य कारण, समाज से गलती हुई, आपसे नहीं हुई? नहीं, हमसे भी हुई गलती। मैं मानता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ये पूरा समाज
जब शुरू में 14 में सरकार बनी थी, पूरा समाज दोषी है और समाज ने एक ऐसा प्रोपोगंडा टीवी और मीडिया के माध्यम से चलाया गया था, क्योंकि मीडिया पे उनका कब्जा है पूर्ण रूप से, लगभग सभी स्तंभों पे उनका कब्जा है। मीडिया में ऐसा प्रोपोगंडा चलाया गया, हिंदू बनाम मुस्लिम, लेकिन वो लोगों को ऐसा दिमाग में बैठा कि एक अनपढ़ को हम लोग राजा बना बैठे, और आज उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आज समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ अपना परिचय देते हुए बताइए सर। इन्होंने तो मान लिया हमारी गलती है, आपकी भी गलती है, ऐसे आदमी की नहीं, गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार जिसमें पूरा मीडिया तंत्र भी जुड़ा है, उसको किस तरह से मनी मीडिया माफिया के माध्यम से ये सरकार आई है, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि बहुजन तबका जो है, जैसे हमारा समुदाय है, हमारा श्रीकांत पाल नाम है और हम गडरिया समुदाय से आते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो गांव देहात से बहुत दूर रहा। वो भेड़ बकरी चरा करके साल साल के बाद वापस आता है, राजस्थान तक ले जाता था वो एक लंबी लाठी ले करके, और भेड़ों को पूरा हाँकने का काम करता रहा। तो समाज बहुत सारी चीजों को, सीधा समाज है और उतना जागरूक नहीं है, इसलिए बरगलाने में आ गया। क्योंकि यहाँ का जो इस समय का जो नेचर देखा जाए सोसाइटी का, एक बदलाव की लहर है। ये सभी देशों की अपेक्षा भारत भी एक तरक्की करना चाहता है, परंतु उस तरक्की में बुद्धिमान, ये कैपिटलिस्ट लोगों का एक गिरोह है जो दुनिया के अंदर पूंजीवादी को बढ़ावा है। यहाँ के मैं समझता हूं कि बाबूजी हमारे इतने सीनियर है, कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अर्जक संघ की न्यू रामस्वरूप वर्मा, ये कानपुर देहात की धरती है, जो अर्जक संघ पूरे दुनिया के अंदर गया। आज पूरे भारत में, जैसे इन्होंने कहा कि 2000 कुर्मी यहाँ पर नहीं है, तो ये सच्चाई है। क्या है कि लीडरशिप में ये समाज बट गया है। जो सोशल वर्कर है उनकी पहचान दब गई है। हम नेताओं के पीछे, अपनी बेटी का बलात्कार होता है तो लेटर हेड लगा करके सांसद विधायक के पीछे घूमते, तो ये हमारा जो क्रेडिट है, इसके सिनेरियो को बदलना पड़ेगा। जो सोसाइटी का लीडर है, वो सोसाइटी का लीडर तब बन पाएगा जब समाज उसके साथ में हो और समाज को सही पहचान दिलाने में कामयाब होंगे। तो ये जितनी भी सत्ता गई है, और हम इस बहुत जल्दी यू टर्न कर सकते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी एक उदाहरण है, कम समय में आई और शिक्षा और उसको आरटीआई को लेकर के, लोकपाल बिल को लेकर के पूरी देश की जनता ने विश्वास किया। उसी तरह से जो ये बरगलाने के प्रोसीजर चल रहा है, कम से कम केजरीवाल ने उस आंदोलन को शिक्षा देने के नाम पर इंटरनेशनल मानक का विद्यालय बनाया। गुजरात में देखिए, एक भी इंटरनेशनल मानक का कोई बेसिक विद्यालय नहीं है। उसको आर्टिफिशियल जब इनको दिखाना पड़ा कि गुजरात में कोई कॉलेज है क्या बेसिक का, तो उसको इमरजेंसी में एक फोटो देने के लिए कि गुजरात मॉडल, क्योंकि इन्होंने दे दिया कि गुजरात मॉडल इस तरह का है कि पूंजीपतियों का एक पूरा गिरोह है और पूरे देश में बिजनेस व्यवसाय करते हैं। किसी भी तरह से अपने व्यापारियों के लिए हित में काम कर रही है सरकार। आम जनमानस, उसी जो भारत की 100% करेंसी है, उसमें 80% करेंसी का हिस्सेदार 20% लोग हैं, और 20% करेंसी में 80% लोग हैं। तो इसलिए हम सब लोग लगते हैं कि हमारे समाज में कुर्मी बिरादरी बढ़ रहा है, यादव बढ़ रहा है, पाल बढ़ रहा है, तो हमारे समाज के ही लोग एक दूसरे से द्वेष की भावना करते। तो इस भावना को हम लोग करके लेके जाएंगे। और बाबूजी आज मिले हैं, मैं निश्चित रूप से अवसान सिंह यादव जी हैं, पाल और कुर्मी और यादव मिल करके एक पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को बदल सकते हैं। ये समाज में क्षमता है। अभी कांग्रेस बिहार के अंदर में आंदोलन चला रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी मैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि चोरी होती है तो उसमें 4 लोग होते हैं, 4 से अगर अधिक लोग हैं, 4 से अगर अधिक लोग हैं तो वो डकैती होती है। वर्तमान सरकार चुनाव आयोग के ऊपर आरोप जनता लगा रही है, वर्तमान सरकार के लोग उसमें जाके उसके पैरवी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस सबको? दरअसल जब सब चोर हैं नीचे से ऊपर तक, तो ये डकैती, तो कांग्रेस जो है जो कर रही है, हम कांग्रेस के भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तमाम प्रोपोगंडा तो कर रहे हैं, ईवीएम हटाने की बात क्यों नहीं करते? कहाँ उतरे भाई? पूरा महीने ईवीएम हटाने की बिहार में आंदोलन कर रहे हैं। जितने भाषण सुने जा रहे हैं उनके, मैं रोज सुनता हूँ,
सोशल मीडिया पर, उसमें ईवीएम हटाने की बात वो नहीं करते हैं। केवल बावन मेश्राम एक आदमी है जो रात दिन जो है ईवीएम हटाने की बात करता है, और अब काफी लोग जो हैं सामाजिक संगठन जो है ईवीएम हटाने की बात करने लगे। बामन मेश्राम जी ने अपने संगठन के बामसे को कई बार तोड़ा। नहीं, अब वो तो मान लीजिए बाम से दो बन गए ना, अपनी डाल को काटने लगेगा तो वो संगठन आगे। हाँ, तो वो तो सही है। बावन मेश्राम अगर गद्दारी कर रहे हैं तो वो तो अपनी जान को काट रहे हैं। लेकिन हमने करीब 12 साल उनके मंच में बोला हूँ, अभी तक ऐसा पाया नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हो। अनवर काशीराम साहब के साथ में विश्वासघात तो सबसे पहले उन्होंने किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मायावती ने भी किया, उन्होंने भी किया। मायावती ने तो जो उस समय एक फिल्म चली थी तीसरी आजादी, वो समाज में बहुत जागरूकता दे रही थी, लेकिन हुआ ये कि मायावती जी ने सतीश मिश्रा के कहने से बैन लगा दिया। तीसरी आजादी की कष्टें बंद हो गई थी। हमने समाज में हजारों कष्टें बनवा के बांटी चुपके से। तो जब हमारे नेता उनकी गुलामी करने लगते हैं तो हो सकता है कि बावन मेश्राम भी कहीं से पटे हों। भाई, इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? इस बात में आपकी बात में दम है। इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता बावन मेश्राम को? इसका मतलब है कि हो सकता है कि जैसे वो सोमनाथ लुटवाने के लिए पुजारी था गंग सरबग, उसने फाटक खोला था, वैसे ये भी पटे हों कहीं। आप कहना चाहते हैं आरएसएस की दूसरी संतान है? आरएसएस के अलावा दूसरी संस्था बावन मेश्राम का कहना है कि सबसे ताकतवर हमारा संस्था। लेकिन आरएसएस जो है, आरएसएस वाले जो हैं वो आरएसएस का फार्मूला नहीं जानते हैं कि आरएसएस का मतलब क्या है। जो आम समाज आरएसएस में भर्ती है, कुर्मी, काची, अहिर, गड़रिया, धानुक, धोबी, पासी जो आरएसएस में हैं। आप जातिवाद ज्यादा फैला रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं फैला रहे। आप बार बार जातियों के नाम नहीं, आरएसएस में जो भर्ती है उनकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या आरएसएस का यही सनातनियों का संगठन है? नहीं, वो शुद्ध ब्राह्मणवादियों का संगठन है। सनातनियों है नहीं, सनातन धर्म बौद्ध धर्म था, ये चोरी करते हैं, उस शब्दों को इन्होंने लिया। ये इनका ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म की संतान है। नहीं, वो हाँ बिल्कुल भाई। देखिए, सबसे पहले यहाँ कोई धर्म नहीं था। जब ये आए हैं आज से 5000 साल पहले, आर लोग, इन्होंने आर धर्म चलाया। डिक्शनरी देखिए आप उठा करके, डिक्शनरी में। इसके बाद जब ये हुआ कि यार धर्म से लोग नफरत करने लगे, बौद्ध धर्म जब बढ़ने लगा, तो इन्होंने क्या किया, अपने को वैदिक धर्म कह दिया कि हमारा धर्म वेदों से है और वेद जो है वो ब्रह्मा के लिखे हुए हैं। वैदिक धर्म बहुत समय तक चला। जब ये हुआ कि ब्रह्मा जी क्या उस समय प्रेस लगाए थे। आप वेद को, बौद्ध धर्म के धार्मिक किताबों को मानते हैं, संविधान को? नहीं, हम संविधान को मानते हैं। उनके पैरवी हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि धर्म लड़ाने का काम करते हैं, धर्म तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए कोई धर्म यहाँ नहीं है, सब अपने अपने ये जो है चला रहे हैं, समाज की एक व्यवस्था दिए हैं। और हिंदू धर्म की जो बात करें, ये तो धर्म ही नहीं है, ना इसकी कोई पुस्तक है, ना कोई इसका प्रवर्तक है, और चल रहा है। और हिंदू जो गयासुल लुगत डिक्शनरी जो है अरब की, गयासुल लुगत, उसमें लिखा हुआ है हिंदू, फारसी, पुरलिंग, भारत में रहने वाले काले, चोर, लुटेरे और बदमाश का मतलब। हाँ, ये लिखा है आपके खिलाफ मुकदमा गयासुल लुगत डिक्शनरी में लिखा है। हम पे क्या मुकदमा हो जाएगा? दूसरी डिक्शनरी है एक बनारस के ब्राह्मण है प्रवक्ता, उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने लिखा है हिंदू, फारसी, पुरलिंग, भारत में रहने वाले आर्य धर्म के अनुयायी। मुकदमा हो जाए तो क्या है? जो उन्होंने लिखा प्रमाणित है, वो चीज हम बता रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जो आजकल कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जब अभी आपने देखा था एक जगह एक मामला हुआ था, कई पेजर में विस्फोट हुआ था, किसी देश का मामला है, वो मुझे अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना मीडिया पे आया था कि किसी देश में पेजर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका भी किसी न किसी चीज से संबंध है, उसमें बेईमानी हो सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता कहीं से भी बैठ के। हम आज यहाँ पृथ्वी पे खड़े हैं, और अभी चंद्रयान और दुनिया मिसाइल है, मिसाइल में टारगेट फिट करके एक जगह पे जब गिराया जा सकता है, तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि ईवीएम से ही चुनाव जीता जा रहा। प्लस ये जो अभी SIR करके ये लाए हैं,
इसके पहले इन्होंने, आज इनको लग रहा है अभी तुम चुनाव जीते हो बिहार में, सरकार बनाई है, इसका मतलब आप फर्जी मुख्यमंत्री बने हो, फर्जी आप पीएम बने हो। जब अभी तक वो वोटर वैध थे, अब अवैध कैसे हो गए? अब वो बाहर से शरणार्थी कैसे हो गए? अगर वो शरणार्थी हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, जो कहते हैं हमारे महाराजा धीराज, मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन अगर वो फर्जी है तो आप भी तो फर्जी है। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंत में कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है किसी का नहीं है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। भारत में रहने वाले सारे लोगों का भारत है और भारत चलता है संविधान से। इसलिए संविधान की रक्षा बहुत जरूरी है और सारा समाज मिलकर के संविधान की रक्षा करे, तभी देश चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।